यूं तो कोहिनूर हीरा इस समय टावर ऑफ लंदन के जेवेल हाउस में कई सालों से रखा हुआ है, लेकिन इसकी ब्रिटेन से वापसी की मांग समय समय पर उठती रही है। सबसे पहले ये मांग की थी भारत ने ब्रिटेन से आजादी के तुरंत बाद। 1976 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन को पत्र लिखकर कहा था कि कोहिनूर उन्हें वापस किया जाए। नवंबर 2000 में तालिबान ने मांग की कि कोहिनूर उन्हें लौटाया जाए क्योंकि वो कानूनन अफगानिस्तान की संपत्ति है। 2002 में जब क्वीन मदर का देहांत हुआ तो कोहिनूर जड़े ताज को उनके ताबूत के ऊपर रखा गया। तब ब्रिटेन में रहने वाले सिखों ने इस बात पर जबरदस्त एतराज किया कि उन्हीं की आंखों के सामने उन्हीं के देश से चुराए गए सामान की नुमाइश की जा रही है। कोहिनूर के बारे में कहा जाता है कि इसको संभवतः तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर पुस्तक के लेखक विलियम डैलरम्पल कहते हैं, The first reference we have to the Kohinoor is as late as 1750 in the history of Muhammad Marvi, who was a Persian historian writing about Nadir Shah's invasion. कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के वर्णन में मिलता है। मारवी लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताऊस के ऊपरी हिस्से में जड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर हेरात ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था और जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता था। तख्ते ताऊस को बनाने में ताजमहल से दोगुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताऊस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में बांध सके। नादिर शाह ने करनाल के पास अपने 1.5 लाख सैनिकों की सेना की बदौलत मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले की 10 लाख लोगों की सेना को हराया था। दिल्ली पहुंचने पर नादिर शाह ने ऐसा कत्लेआम करवाया जिसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम मिलते हैं। मशहूर इतिहासकार विलियम फ्लोर एक लेख में लिखते हैं, जैसे ही नादिर शाह के 40,000 सैनिक दिल्ली में घुसे, अनाज के दाम आसमान पर चले गए। जब नादिर शाह के सैनिकों ने मोल भाव करना चाहा तो उनमें और दुकानदारों में झड़प शुरू हो गई और लोगों ने सैनिकों पर हमला करना शुरू कर दिया। दोपहर तक 900 फारसी सैनिक मारे जा चुके थे। तब नादिर शाह ने दिल्ली की आबादी के कत्लेआम का आदेश दिया। कत्लेआम सुबह 9 बजे शुरू हुआ। सबसे ज्यादा लोग लाल किला, चांदनी चौक, दरीबा और जामा मस्जिद के आसपास मारे गए। कुल मिलाकर 30,000 लोगों का कत्ल हुआ। मोहम्मद शाह के सेनापति निजामुल मुल्क बिना पगड़ी के नादिर शाह के सामने गए और उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहा कि दिल्ली के लोगों से बदला लेने की बजाय वो उनसे अपना बदला ले। नादिर शाह ने इस शर्त पर कत्लेआम रुकवाया कि उनके दिल्ली छोड़ने से पहले वो उनको 100 करोड़ रुपए देंगे। अगले कुछ दिनों तक निजाम ने अपने ही राजधानी को लूटकर नादिर शाह को वो धन चुकाया। संक्षेप में एक क्षण में 348 सालों में मुगलों की जमा की हुई दौलत का मालिक कोई दूसरा हो गया। विलियम डॉलरेम्पल और अनीता आनंद ने कोहिनूर का इतिहास खंगालने में बहुत मेहनत की है। I started by talking to all the experts on Mughals gems and gemologists and diamond history. And I rapidly became aware that there was a मैंने मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बातचीत कर अपने शोध की शुरुआत की। उनमें से अधिकतर की राय थी कि कोहिनूर के इतिहास के बारे में जो आम बातें प्रचलित हैं वो सही नहीं है। नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया। थियो मेटकाफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबिरी की कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर को छिपा रखा है। नादिर शाह ने फौरन मोहम्मद शाह से कहा, आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियां आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। दिल्ली की लूट अफगानिस्तान ले जाने का बहुत दिलचस्प बयान फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम मारवी ने अपनी किताब आलम आरा ये नादरी में लिखा है। दिल्ली में 57 दिनों तक रहने के बाद 16 मई 1739 को नादिर शाह ने अपने देश का रुख किया। अपने साथ वो पीढ़ियों से जुटाई गई मुगलों की सारी दौलत ले गया। उसकी सबसे बड़ी लूट थी तख्ते ताऊस, जिसमें अभी तक कोहिनूर और तैमूर की रूबी जड़े हुए थे। लूटे गए सारे खजाने को 700 हाथियों, 4,000 ऊंटों और 17,000 घोड़ों पर लादकर
हेरात के लिए रवाना किया गया। जब पूरी सेना चेनाब के पुल पर से गुजरी तो हर सैनिक की तलाशी ली गई। कई सिपाहियों ने हीरे जवाहरात जब्त किए जाने के डर से उन्हें जमीन में गाड़ दिया, कुछ ने तो उन्हें नदी में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि बाद में आकर वो उन्हें नदी की तली से उठाकर वापस ले जाएंगे। नादिर शाह के पास भी कोहिनूर बहुत दिनों तक नहीं रह पाया। उसकी हत्या के बाद यह हीरा उसके अफगान अंगरक्षक अहमद शाह अब्दाली के पास आया और कई हाथों से होते हुए 1813 में महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। कड़े सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दिलीप सिंह को उनकी मां से अलग कर एक अंग्रेज दंपत्ति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया और लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया को पानी के जहाज से भेजने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर पुस्तक की सह लेखिका अनीता आनंद बताती हैं। वो शिप में जब लोड किया गया था, क्रू को नहीं पता था कि वो क्या कैरी कर रहे थे इंग्लैंड। खाली 3 शख्स को पता था कि ये एक कोहिनूर है हमारे मौजूद। जब ये शिप जिसका नाम था मेडिया, जब ये लॉन्च किया गया था, मेरे ख्याल में 1-2 हफ्ते के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर फिर थोड़े से लोग बीमार हो गए थे, फिर और बीमार हो गए थे और फिर कॉलरा फैल गया था शिप पर कैप्टन जिनका नाम था लॉके, उसने कहा क्रू को कि कोई चिंता ना करो, मॉरिशस आ रहा है, बस हम मॉरिशस में हम दवाई लेंगे, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर जब ये मॉरिशस अप्रोच किया शिप ने मेडिया, मॉरिशन लोगों ने कहा हमें नहीं चाहिए प्लेग शिप, तो उन्होंने थ्रेटन किया कि अगर तुम पास में आओगे मैं कैनन से तुम्हें ब्लो करेंगे वाटर से। क्रू जो ऑलरेडी ऑलमोस्ट डेड थे कॉलरा से, और काफी सारे लोग आई थिंक वर वेरी वेरी सिक एट दिस टाइम, प्रे कर रहे थे बस हमें इंग्लैंड पहुंचने दो, बस इंग्लैंड पहुंचने दो। और फिर उनको ना एक इतनी बड़ी टाइफून मिली, इट ऑलमोस्ट ब्रोक द शिप इन हाफ। When they arrived in England, फिर उनको पता चला कि कोहिनूर थी उनकी जो कार्गो। फिर उनको लगा कि हाँ शायद कोहिनूर की वाकई में थोड़े से डार्क पावर्स होंगे। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे लंदन के क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। 2 years after the British seized the stone in 1849, it was put into the Great Exhibition in London, in the Crystal Palace. कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद इसके इंग्लैंड में नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा, लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया। प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो उन्हें उसके अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। यह हीरा पूरब में ब्रिटिश साम्राज्य के अनोखेपन का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था। इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराजा दिलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। रानी इसके लिए तैयार भी हो गई। वहीं पर दिलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उन्हें भेंट किया। क्वीन विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी जो हुकूमत जो थी उन्होंने क्या किया था एक बच्चे के साथ, और क्योंकि उनके फीलिंग्स जो थे दिलीप सिंह के क्वेश्चन में, she really liked him, so she felt bad about it. And even though कोहिनूर आई थी 2 years before दिलीप सिंह, she never wore it in public. She never felt comfortable क्योंकि शायद लगता था उनको कि दिलीप क्या सोचेगा। तो एक था पोर्ट्रेट पेंटर उस जमाने में बहुत मशहूर, विंटर हाल्टर नाम था। उसने कहा था कि विंटर हाल्टर तुम एक पोर्ट्रेट बनाओ दिलीप सिंह का, मैंने पैलेस में मैंने हैंग करना है। तो जबकि वो दिलीप सिंह खड़ा था पोडियम पर, वो आर्टिस्ट पेंट कर रहा था, तो क्वीन विक्टोरिया ने एक गार्ड को बुलाया कि हाँ अंदर आओ, दिलीप तुम ये देखना चाहते हो। और एक बॉक्स वो कैरी कर रहा था, उसमें पड़ा था कोहिनूर जो कि कट किया गया था। By this time Albert had cut it, so it did not look at all like the Kohinoor that Dalip Singh used to wear when he was the Maharaja of Punjab. She thought, Lena Logan, that when Victoria put the diamond in his hand, he might throw it out of the window. वो खिड़की से फेंक सकता है। और फिर दिलीप ने कहा, Your Majesty, it is to me a very great pleasure to present to you the Kohinoor. This gave her permission to wear the diamond.
And she did. After that, she wore it all the time until she died. रानी विक्टोरिया के बहुत प्रिय होने के बावजूद कुछ सालों बाद दलीप सिंह ने इच्छा प्रकट की कि वो अपनी असली मां जिंदन कौर से मिलने भारत जाएंगे। जिंदन तब नेपाल में रह रही थी। उन्हें अपने बेटे से मिलने कलकत्ता लाया गया। Dalip Singh was there first. Rani Jindal was brought in. They met for a short while, and Rani Jindal said she's never going to leave him again. She's going to travel with him wherever he goes. फिर उनके files में ये पता चलता है कि there were Sikh sailors coming back from China who heard कि जिंदन आ गई, दिलीप सिंह हमारा महाराजा है यहाँ पर in Calcutta, and they surrounded the Spence Hotel and they started shouting "Bolo Sonihal Sastri Akal" so loud that it shook the windows, and so the British quickly put them on a ship and shipped them both back to England. And then Punjab में अगर आप जाओगे ना तो it is in the bloodstream, in the bone marrow of Punjabis, the pain that she felt as she ran her fingers through her son's hair. The last time she had been with him, she could see him. He was this jewel-covered, beautiful boy. अगर आप ना पेंटिंग्स देखेंगे उस टाइम के, he was a beautiful boy. सारे जो reports जो British भेजते थे to England, they all talk about how beautiful Dalip Singh was. And now she is almost blind. She has to touch him to see what he's become and reach up and touch him. And she is said to have let out the first howl of pain when she realized कि उन्होंने क्या छीना उसके बच्चे से। महारानी विक्टोरिया के बाद किसी ब्रिटिश राजा या रानी ने कोहिनूर अपने ताज में नहीं पहना, सिवाय उनकी बहू रानी अलेक्जेंड्रिया की। उधर दलीप सिंह धीरे धीरे रानी विक्टोरिया के खिलाफ होते चले गए। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने उनके साथ बेइंसाफी की है। उनके मन में ये बात भी घर कर गई कि वो अपने पुराने साम्राज्य को दोबारा जीतेंगे। वो भारत के लिए रवाना भी हुए, लेकिन अदन से आगे नहीं बढ़ पाए। 21 अप्रैल 1886 को उन्हें व उनके परिवार को पोर्ट सईद में गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में उन्हें छोड़ा गया, लेकिन उनका सब कुछ छीन लिया गया। 21 अक्टूबर 1893 को पेरिस के एक बहुत मामूली होटल में उनकी लाश मिली। उस समय उनके साथ उनके परिवार का कोई शख्स मौजूद नहीं था। इसके साथ ही महाराजा रंजीत सिंह का वंश हमेशा के लिए खत्म हो गया। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।